सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 10 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। शरीफ लोगों की तरह अपने अपने हथियार छुपाकर बाहर निकलो फौरन। ये कहते हुए उसने गाड़ी बंद की और उतरकर यूं दुकान की जानिब चल पड़ा जैसे उसे कोई जल्दी ना हो। वो वक्त जाया करने के लिए आया था। इतने में वो भी उसके पास आ गए तो उसने इधर उधर देखते हुए कहा, इस शॉपिंग मॉल के अंदर ही अंदर से दूसरी जानिब निकलना है। किरण और हरप्रीत अलग हो जाओ, किसी टैक्सी में बैठो, राब्ता हो जाएगा। वो शॉपिंग सेंटर के अंदर चले गए। दोनों लड़कियां यूं दिखाई दे रही थीं जैसे उनके साथ कोई मर्द नहीं है। बज़ाहिर मुतमईन दिखाई देने वाले तेजी से दूसरी तरफ के रास्ते की जानिब बढ़ रहे थे। जसपाल ने यूं ही पीछे मुड़कर देखा, एक पुलिस गाड़ी उनकी जीप के पास आकर रुक गई थी। कमल, निकलो, उसने बेसाख्ता कहा और कदम बढ़ा दिए। दूसरी जानिब टैक्सियां और रक्शे खड़े थे। उन्हें देखते ही एक रिक्शे वाला उनके करीब आ गया। वो लपक कर उसमें बैठ गए। किधर जाना है बाबूजी? जहां अच्छी सी फिल्म लगी हो, कमल ने तेजी से उकताए हुए लहजे में कहा। ये सुनते ही वो चल पड़ा। कमल ने तेजी से एसएमएस किरण को भेज दिया, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो दोनों किसी हद तक परेशान हो गए। तभी उसने किरण को फोन कर दिया। किधर हो? राब्ता होते ही उसने पूछा। टैक्सी में बैठकर निकल पड़े हैं, किरण ने जवाब दिया। ठीक है, उसने ये कहकर फोन बंद कर दिया। रिक्शा कुछ देर तक चलता रहा, तभी कमल ने उससे कहा, ओ यार, किधर लेकर जा रहा है, कुछ बताओ तो। बाबूजी, दूसरा शो तो शुरू हो गया होगा। मैं अब तक सोच रहा हूँ कि आपको किधर लेकर जाऊं। चल फिर तू ऐसा कर कि हमें किसी खाने पीने वाली दुकान पर छोड़ और तू जा। उसने एक करीब आती हुई मार्केट को देखते हुए कहा। रिक्शे वाले ने उन्हें वहां छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। वो मार्केट में चले गए। कुछ देर टहलने के बाद जसपाल ने कहा, अब चलें, रात गहरी हो रही है, ज्यादा रिस्क ना लें। अब हमने उधर नहीं जाना, बल्कि जब तक किसी नए ठिकाने के बारे में किरण ना बता दे, उधर जाएंगे। वो क्यों? उसने पूछा। वो इसलिए कि हमारी जीप पकड़ी गई है। अगरचे वो चोरी की थी, लेकिन वो 2 दिन से मेरे इस्तेमाल में थी, लोगों ने देखा है। कमल ने हंसते हुए कहा। वो घर? जसपाल ने हैरत से पूछा तो वो हंसते हुए बोला, चौकीदार जाने और वो घर, ऐसे कई ठिकाने मिल जाते हैं, वहां से अपना सामान शिफ्ट हो चुका होगा। वाह, क्या प्लानिंग है। पिछले 2 हफ्ते से जसबिंदर भाई जी ने मेरे जिम्मे ये काम लगाया हुआ था। मैंने अल्फाज अभी उसके मुंह ही में थे कि उसका सेल फोन बज उठा। दूसरी जानिब किरण थी। उसने कॉलोनी और घर का नंबर बता दिया और पहुंच जाने को कहा। तभी फोन बंद करके बोला, लो भाई जी, ठिकाना मिल गया, चलें। ये कहकर उसने इधर उधर देखा और एक टैक्सी पकड़ी और वो दोनों उसमें बैठ गए। वो एक औसत दर्जे के सरकारी मुलाजमीन की कॉलोनी थी। वहां पहुंचकर लग रहा था कि जैसे ये ताहद निगाह फैली हुई है। जल्द ही वो अपने मतलूबा नंबर वाले मकान पर पहुंच गए। कमल ने टैक्सी छोड़ दी, फिर किरण से कन्फर्म किया। वो बालकनी में आ गई। कुछ देर के बाद वो कमरे के अंदर थे। दूसरी मंजिल पर कदरे सुकून था और काफी हद तक खामोशी। उन्होंने जूते उतारे और पलंग पर दराज हो गए। हरप्रीत किधर है? जसपाल ने पूछा तो वो वापस पलटते हुए बोली, किचन में है, हमने रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए ले लिया था। ये कहकर वो कमल वीर की जानिब देखकर बोली, हमने यहाँ नहीं रहना, इसलिए सोना नहीं। हमने सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना है। ये कहकर वो चली गई। ओके मेम साहब, कमलवीर ने कहा और सामने पड़ा टीवी चला दिया। 2-4 चैनल बदलते ही उसका मतलूबा चैनल मिल गया। न्यूज़ कास्टर पूरे जोश और जज्बे के साथ एक एमएलए के बेटे के कत्ल की खबर के साथ उसकी जुजियात बता रही थी। पसे मंजर में खिड़की से दीवार की कटी हुई तारें, सोफे पर खून के धब्बे, मेन गेट वाले गार्ड का बयान, गमजदा बीवी और बेहोश बच्चा दिखाया जा रहा था। कुछ देर के बाद रविंदर सिंह दिखाया गया। वो कह रहा था, मैं अभी इस कत्ल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे और मेरे बेटे को कई दिनों से धमकियां मिल रही थीं। ये किसी खाड़ को यानी दहशतगर्द को ग्रुप की कार्रवाई लगती है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ना हम बिकने वाले हैं और ना झुकने वाले। अपने देश के लिए हम कुर्बान हो जाने का जज्बा रखते हैं। बंद कर इसे, जसपाल सिंह ने गुस्से में कहा।
तो कमलवीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर टीवी बंद करते हुए बोला, यार मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुलजिमों की तलाश किस सतह पर की जा रही है और मजीद आगे किस ट्रैक पर तलाश होगी। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, जसपाल ने कहा। क्यों? उसने हैरत से पूछा। मैंने कमीशन के दो बंदे भी फड़काए हुए हैं और वो, जसपाल ने कहना चाहा तो वो हैरत से बोला, ओह, इसका मतलब है मुझे भी इसी सतह पर सोचना होगा। ये कहकर वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर हंसते हुए बोला, ओह वाह यार, मैं भी पागल हूँ। जितना प्रोटोकॉल नजर आएगा उतना ही फंसेंगे। तो चल सुकून से 2 दिन आराम कर, फिर देखी जाएगी। ये अल्फाज किरण ने सुन लिए थे। वो खाना लाई थी, इसलिए बोली, कुछ भी है, यहाँ से निकलना है। इधर की औरतें बड़ी कंस हुई रखती हैं। फिलहाल खाना खाएं। आओ हरप्रीत। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ, जसपाल ने कहा। क्या? कमलवीर ने पूछा। यही कि अभी यहाँ से निकल जाऊं, वरना ऊगी में वो अनुजीत को तंग करेंगे और ये अमृतसर मेरे लिए चूहेदान बन सकता है। जसपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, कहाँ जाओगे? नकू दरिया, फिर दिल्ली। जसपाल ने हतमी अंदाज में कहा तो वो बोला, चल ठीक है, पहले खाना खा, फिर सोचते हैं। वो चारों खाने के लिए बैठ गए और उनके दरमियान खामोशी आन ठहरी। दिलबर का खून बहुत ज्यादा बह गया था। उसकी हालत बहुत नाजुक हो रही थी। उसका अस्पताल पहुंच जाना बहुत जरूरी था, मगर गांव में इत्तला देना भी जरूरी था। मैंने एक लम्हे के लिए फैसला किया कि मुझे क्या करना है। मैंने अस्पताल जाने को तरजीह दी। ओए दिलबर, हौसला रखना। मैं तुझे अस्पताल ले जा रहा हूँ। जरा सा वक्त लग जाएगा। ओए नहीं, ओए तू मुझे गांव ले चल, समझ कहानी मुक गई है। अस्पताल लेकर मेरी लाश। ओए, हौसला रख। नहीं जमालिया, नहीं, तुझे नहीं पता। दिलबर ने उखड़े हुए लहजे में कहा। उस वक्त तक मैं गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गया था। मैंने फैसला कर लिया कि चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद अस्पताल में दिलबर को ले जाऊंगा। मैं उसे बेरहमी से बेबसी की मौत मरते नहीं देखना चाहता था। मैंने तड़प कर कहा, दिलबर, मेरे वीर, बस जरा सा दम लो। मैं तुझे अस्पताल जरूर ले जाऊंगा। मेरे वीर, बस जरा सा और हौसला। चल तू कर ले कोशिश, उसने बेदम होते हुए कहा, और मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। मैं अभी कुछ ही आगे गया था कि सड़क की एक तरफ मुझे कुछ मोटरसाइकिल खड़े होने का शक हुआ। मैं ठिठक गया। अगर दुश्मन हुए तो मुझे भी यहीं ढेर कर देंगे, और अगर जिंदगी हुई तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंने रफ्तार कम नहीं की और जन से उनके पास से गुजर गया। मैंने महसूस किया कि वो बाइक मेरे पीछे लग चुके हैं। दिलबर ने यकीनन पीछे मुड़कर देखा था, इसलिए बोला, चंद मोटरसाइकिल वाले हमारे पीछे हैं। आने दो, बस तू काबू होकर बैठ। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, लेकिन हैरत ये थी कि अभी तक किसी ने फायर नहीं किया था। मैं अगर उनकी जगह होता तो अब तक बाइक गिरा लेता। बहरहाल मैं अपनी पूरी तवज्जो सामने रखे हुए था और कस्बे के अस्पताल पहुंच गया था। मैंने बाइक रोकी तो दिलबर एक तरफ लुढ़क गया। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने बाइक को एक तरफ फेंका और दिलबर को काबू में कर लिया। आसपास कोई नहीं था जो मेरी मदद करता। मैंने उसे काबू किया और वहीं जमीन पर लिटा दिया। इतने में मोटरसाइकिलों की रोशनी हम पर पड़ी। मैं देख ही ना सका कि दिलबर कैसा है। ओए, क्या हो गया है इसको? छाके ने चीख कर कहा तो मेरे हवास एकदम से बहाल हो गए। दुश्मनी वाली लहर एकदम से खत्म हो गई थी। जिस वक्त तक वो उतर कर मेरे करीब आते, मैंने उसकी नब्ज देखी, जो बहुत आहिस्ता चल रही थी। ओए देखो, यहाँ कोई बंदा है। फौरन ही वो सब इर्द गिर्द फैल गए। एक ने मेरे साथ दिलबर को उठाया और उसे करीब पड़े एक बेंच पर लिटा दिया। उसके खून से मेरे बदन पर चिपचिपाहट होने लगी थी। कुछ ही देर के बाद एक डिस्पेंसर आंखें मलता हुआ अंदर से निकला। फिर यूं एक बंदे को खून में लथपथ देखकर हवास बाख्ता सा हो गया। उसने जल्दी से चौकीदार को आवाज दी। पता नहीं क्या नाम लिया था उसने। वो भागता हुआ आया तो डिस्पेंसर ने कहा, डॉक्टर साहब को बुला कर लाओ, फौरन इमरजेंसी है। वो भागता हुआ रिहायशी क्वार्टर की तरफ चला गया। मेरे अंदर एकदम से बेचैनी उतर आई थी। दिलबर मौत और जिंदगी की दहलीज पर पड़ा था। अब डॉक्टर आने में पता नहीं कितना वक्त लगाता है। मैंने उस बेचैनी में करीब खड़े छाके से कहा, तुम वहां कैसे? तुम्हें आने में बड़ी देर हो गई तो मैंने तुम्हारे पीछे जाने के लिए इनको साथ लिया और गांव से बाहर आ गया। अभी यहाँ पहुंचे ही थे कि हवेली के पीछे फायरिंग का सुनकर यहाँ रुक गए। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कस्बे की तरफ जाऊं या फिर हवेली की तरफ।
इतने में बाइक दिखाई दी। अंधेरे में पता नहीं चला कि कौन है। जब तू बिल्कुल सामने से गुजरा तो पता चला। बस फिर तेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। अच्छा हो गया, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर पुलिस केस का बहाना करके इसको हाथ नहीं लगाएगा। मैंने बेचैनी और बेयकीनी में कहा तो वो बोला, फिर क्या करें? तू किसी तरह जा और रंधावे को यहाँ ले आ। उसे सूरत हाल बता देना, कोई और हो तो कहना रास्ते में डकैत पड़ गए थे। मैंने सोचकर समझाते हुए कहा। मैं समझ गया। ये कहकर वो तेजी से अपने मोटरसाइकिल की जानिब बढ़ा। तब तक डॉक्टर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। उसने दिलबर को एक निगाह से देखा और कहा, मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लाओ फौरन। तुमने जल्दी आना है, मैंने छाके को एकदम रुकते हुए देखकर कहा। बाकी सब ने दिलबर को उठाया और ऑपरेशन थिएटर में जा लिटाया। डिस्पेंसर ऑक्सीजन सिलेंडर ले आया तो डॉक्टर ने पूछा, हुआ क्या है, इतना खून? मैं और ये उधर अपने गांव जा रहे थे, रास्ते में डकैत पड़ गए, बस उन्होंने गोलियां मारी हैं, अब पता नहीं। मैंने तेजी से कहा तो डॉक्टर ने मेरी हालत पर एक निगाह दौड़ाई। वो तजर्बाकार शख्स लगता था, अधेड़ उम्र था। अब पता नहीं मेरी बात का यकीन किया था या नहीं, ताहम वो तेजी से अपना काम करने लगा। कुछ देर के बाद दिलबर की सांस बहाल होने लगी थी। उसने तेजी से एक कागज पर कुछ दवाएं वगैरह लिख कर दी और कहा, ये किसी न किसी तरह ले आएं। रात अगरचा काफी हो गई है, मुमकिन है कोई एक दुकान अभी खुली हो। मैंने कागज का पर्चा लिया और अपने दोनों साथियों को देते हुए कहा, फौरन ले आओ, देर नहीं करनी। उन्होंने कागज पकड़ा और आनन फानन चले गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद दिलबर की हालत बहाल हो गई। उसे 2 गोलियां लगी थी। तब तक डॉक्टर उसके साथ मसरूफ रहा। इतने में एक पुलिस वाला एएसआई वहां आ गया। उसके साथ 2 सिपाही थे। वो भी डॉक्टर के इंतजार में थे। कुछ देर बाद वो बाहर आया और मुझे देखकर बोला, बिलाशुबा मरीज की ये अपनी कुव्वत मुदाफ़त थी कि वो अब तक जिंदा है, वरना खून बहुत बह गया है। एक तो खून का फौरी बंदोबस्त चाहिए, दूसरा खदशा है कि उसके बदन में जहर का असर हो जाए। इसलिए जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके उसे ज़िलई हस्पताल में ले जाएं। वहाँ सहूलतें हैं, यहाँ नहीं हैं। एम्बुलेंस तो मिलने से रही। मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा। फिर डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, आप खून ले लें, तब तक कुछ न कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा और वापस पलट गया। छाका आ गया था तभी मुझे पुलिस वालों का ख्याल आया तो मैंने एएसआई से पूछा, रंधावा साहब वो कहाँ हैं? पता नहीं जी, वो कुछ देर पहले ऑपरेशन के लिए निकले हैं। आप रिपोर्ट वगैरह लिखवाएं चलकर थाने में। मुझे इस वक्त गाड़ी चाहिए जो मरीज को लेकर जिलई अस्पताल जाए। रिपोर्ट तो रंधावा साहब आएंगे तो लिखवाऊंगा। मैंने काफी हद तक गुस्से में कहा, जिस पर पुलिस वाले ने मुझे घूर कर देखा। मैं समझ रहा था कि इस वक्त उसकी क्या हालत होगी। मैंने कोई परवाह नहीं की। ठीक है, वो आ जाएं तो लिखवा देना रिपोर्ट, वो ये कहता हुआ वापस मुड़ गया। मैंने उसकी परवाह नहीं की। सभी अपना अपना खून टेस्ट करवाने चल दिए थे, लेकिन हमारा एक दोस्त मोटरसाइकिल लेकर अस्पताल से बाहर चला गया। मुझे समझ में नहीं आई कि वो अचानक क्यों निकला है। मशरकी उफ्क पर सुर्खी नमूदार होने को थी, जब पूरी कोशिश के बावजूद दिलबर का सांस उखड़ने लगा। मेरा वो दोस्त जो अचानक निकला था वो एक कार लेकर आ गया था। उसका कोई दोस्त कस्बे में था। डॉक्टर पूरी तुंदही के साथ उसकी जिंदगी बचाने में मसरूफ था। खून भी दस्तयाब हो गया था, लेकिन दिलबर की सांसें काबू में नहीं आ रही थीं। अचानक उसके जिस्म के सारे रोम खुल गए थे और फिर उसकी गर्दन एक जानिब ढलक गई। मेरे अंदर दुख की एक शदीद लहर सरायत कर गई। मुझे वो जीता जागता दिलबर याद आने लगा, जिसने कुछ ही देर कबल आग और खून की होली खेली थी। मेरी आंखों के गोशे नम हो गए। सॉरी यार, डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं समझता हूँ डॉक्टर, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी जिंदगी नहीं थी। मैंने भीगे हुए लहजे में कहा तो एक बार फिर से मेरा कांधा थपका कर डॉक्टर चला गया। हमने इंतहाई दुख से एक दूसरे की जानिब देखा। फिर मैं छाके को उसकी लाश उठाने का इशारा करके बाहर निकल गया। उस वक्त सूरज निकल चुका था। जब हम गांव नूर नगर वापस पहुंचे, दिलबर के मरने की इत्तला आनन फानन पूरे गांव में फैल गई। हमने जिस वक्त मैयत उनके घर जाकर रखी तो एक कोहराम मच गया। मेरे कपड़ों और बदन पर खून जमकर रह गया था। मैंने छाके को इशारा किया और घर से बाहर निकल आया। बोलो, क्या बात है? उसने मेरे करीब आकर पूछा। इसकी आखिरी रसूमात का अच्छी तरह इंतजाम करो, रकम है कुछ? हाँ है, उसने जवाब दिया। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। रात के वाक़े की सुनगुन ले। मलिक सज्जाद को मैंने रात शदीद जख्मी कर दिया था।
اب معلوم نہیں وہ کدھر ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، اس کا بھی پتہ چل جائے گا، تم جاؤ اور جلدی سے واپس آ جاؤ۔ چھاکے نے کہا تو میں نے اپنی بائک لی اور گھر کی طرف چل دیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور میں بائک سمیت اندر چلا گیا۔ صحن کے ایک کونے میں بائک کھڑی کی اور لاشعوری طور پر ماں کو دیکھنے لگا۔ وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ میں نے دل ہی دل میں اسے اچھا خیال کیا کہ یوں خون میں لت پت کپڑے دیکھ کر ممکن ہے وہ گھبرا جاتی۔ اگرچہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا کہ ماں صبح ہی صبح کسی کے گھر جائے، ممکن ہے دلبر کا سن کر کہیں آس پڑوس میں چلی گئی ہوں۔ میں نے جلدی سے نہانے اور کپڑے بدلنے کی صحیح کی تاکہ جب تک ماں آئے میں ان کپڑوں سے نجات لے لوں۔ میں نے الماری سے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نہا دھو کر تازہ دم ہو گیا۔ اس وقت میں آئینے کے سامنے کھڑا کنگا کر رہا تھا جب چھاکا گھر میں داخل ہوا۔ تو کیوں آ گیا ہے؟ میں ابھی آ ہی رہا تھا، میں نے اونچی آواز میں کہا اور کنگا رکھ دیا۔ وہ رندھاوا صاحب آئے ہیں، وہ دور ہی سے بولا اور باہر والا کمرہ کھولنے چلا گیا۔ میں بھی وہیں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد چھاکا باہر جا چکا تھا اور ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یار، رات کمال کر دیا تو نے، اتنی جلدی کر دیا سب کچھ۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ 2 4 دن لگ جائیں گے۔ بس دیکھ لیں قسمت نے یاوری کی ہے۔ مجھے دلبر کا بہت افسوس ہے، وہ رات میرے ساتھ تھا، میں نے روہاسا ہوتے ہوئے کہا۔ خیر، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ اب سن، وہ شدید زخمی ہے، اسے شہر لے گئے ہیں، اب پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہے۔ رات میری شاہدین سے بات ہو گئی تھی، اس نے سارا وقوعہ ہی الٹ دیا ہے اور نامعلوم ڈکیتوں پر ڈال دیا ہے۔ یہی کچھ تم نے کہا۔ تو پھر؟ میں نے پوچھا۔ پھر کیا، وہ سب تو یہاں نہیں ہے۔ شاہدین بھی بہت ڈرا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ آج دن میں کسی وقت یہاں سے چلا جائے۔ شاہ زیب کافی نڈر ہے، میں نے اس کی طرف سے شک و شبہ لے لیا ہے۔ پیرزادوں کے خلاف آج ان کی پکڑ دھکڑ کروں گا۔ ملک سجاد سے کوئی بات نہیں ہو سکی؟ مطلب آپ نے اسے دیکھا بھی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں نا۔ خیر تم اپنا بیان دے دو، میں وقوعہ کا وقت اس سے پہلے لکھ دوں گا جو انہوں نے لکھوایا ہے۔ اب 2 4 دن کچھ نہیں کرنا، بس پیرزادوں کی پکڑ دھکڑ ہوگی تو وہ تڑپیں گے۔ 2 دن بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب گیم کیا بنی ہے۔ لیکن ملک سجاد مرا نہیں ہے نا، اس کا مجھے افسوس رہے گا، میں نے جان بوجھ کر کہا۔ اوے اچھا ہے، یہ زخم چاٹے گا۔ اور ادھر نور نگر میں دلبر کا قتل بھی پیرزادوں کے کھاتے میں ڈالنے کی افواہ پھیلانی ہے بس۔ باقی 2 دن بعد، رندھاوے نے سمجھاتے ہوئے کہا اور پھر اٹھتے ہوئے بولا، اب چلتا ہوں، ادھر آ کر اپنا بیان لکھوا دینا۔ کوئی چائے وائے تو؟ میں نے پوچھا۔ پھر کبھی صحیح، یہ کہہ کر وہ تیزی سے نکل گیا۔ میں وہیں بیٹھا چند لمحے اس صورتحال پر غور کرتا رہا، پھر اٹھ کر باہر صحن میں آ گیا۔ میرے پیٹ میں بھوک نے ہلچل مچائی ہوئی تھی، لیکن اماں ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ بھیدے نے ابھی تک دودھ بھی نہیں پہنچایا تھا۔ میں گرم ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ باہر جانے کے لیے بائک نکالی، تبھی سامنے گھر والی ماسی مختاراں تیزی سے اندر آئی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ اوہ جمالے، کدھر جا رہا ہے؟ دلبر کے گھر۔ کیوں، خیر تو ہے؟ اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ اب پتہ نہیں اس بات پر پریشان ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن رات کے پچھلے پہر ایک بڑی ساری جیپ ادھر آ کر رکی تھی۔ میں اس وقت جاگ رہی تھی، تمہاری ماں نے دروازہ کھولا، وہ جیپ باہر ہی کھڑی رہی۔ پھر؟ میں نے پوچھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جب حویلی کی طرف شدید فائرنگ ہوئی تھی، اس وقت تیری ماں اور وہ لڑکی جو چند دن پہلے تیرے پاس آئی تھی، وہ جیپ میں بیٹھ کر چلی گئیں۔ کیا کہہ رہی ہو ماسی تم؟ میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی، پھر تیزی سے بولی، میں نے پوچھا تھا کہ اچانک اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ پھر کیا کہا؟ میں نے بائک سے اترتے ہوئے پوچھا تو اس نے ہاتھ میں ایک مڑا توڑا کارڈ میری طرف بڑھایا اور بولی، اس لڑکی نے کہا تھا کہ یہ کارڈ جمال کو دے دینا، یہ لو۔ میں نے وہ کارڈ تیزی سے پکڑا اور اس پر کسی ڈانس پارٹی کا پتہ درج تھا۔ پشت پر ایک سیل فون نیلے رنگ کی بال پین سے گھسیٹا ہوا تھا۔ مجھے ایک دم سے اپنی دنیا اندھیر ہوتی ہوئی معلوم ہوئی۔ ایک طرف مجھے ماں پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں چلی گئی، اور دوسری طرف میں سونی کی اس حرکت پر پاگل ہو رہا تھا۔ میں ایک دم سے باہر جانے کے لیے لپکا کہ اچھو کریانے والے کی دکان پر جا کر سونی کو فون کروں، لیکن پھر ٹھٹک گیا۔ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ ماسی مختاراں واپس جا چکی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سونی نے ایسا کیوں کیا۔ میرا دماغ ایک دم سے معاف ہو گیا تھا۔ یہ خوف بھی عجیب شے ہوتی ہے، جس شخص کے اندر وارد ہو جائے اس کے دشمنوں کو مزید شے دینے کا فائدہ دے دیتا ہے،
کیونکہ خوف کا اظہار چہرے ہی سے نہیں عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ یہی خوف اگر نہ رہے تو دشمن پر فتح کی طرف آخری قدم تک حوصلہ برقرار رہتا ہے، اور پھر محض خوف کا تاثر کبھی کبھی منافقت کو بے نقاب کرنے میں انتہائی مدد دیتا ہے۔ منافق فقط اس وقت شے پکڑتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ جس کے بارے میں وہ محض عناد کے ساتھ سازش کر رہا ہے وہ خوفزدہ ہے۔ خوفزدہ ہونے کا یقین ہوتے ہی وہ کھل کر اپنی پوری خباثت کے ساتھ سامنے آتا ہے، کیونکہ منافق بنیادی طور پر بزدل ہوتا ہے۔ بزدلی ہی کمینگی کو شے دیتی ہے۔ جسپال نے ایک دم سے محسوس کیا کہ کمل ویر انجانے میں اسے خوفزدہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ پورے خلوص کے ساتھ اسے بچانے کے چکر میں کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گیا تھا۔ وہ کھانا کھا چکے تھے جب رات کا آخری پہر شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت تک کمل ویر نے ایک ٹیکسی کا بندوبست کر لیا تھا جس کا ڈرائیور اس کا اپنا خاص آدمی تھا۔ میں سوچ کر تو یہی آیا تھا کہ کافی دن رہوں گا، لیکن کام جلدی ہو گیا، میں جلدی آؤں گا دوبارہ، جسپال نے کمل ویر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں انتظار کروں گا، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کو دبایا، پھر اس نے کرن سے ہاتھ ملایا اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور ادھیڑ عمر کا اور کافی حد تک سانولے رنگ کا سکھ تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور چاند مغربی افق کی جانب جھک گیا تھا۔ جب وہ امرتسر سے نکلے، ہرپریت پچھلی نشست پر تھی اور جسپال آگے پیسنجر سیٹ پر، اس نے پسٹل پاؤں میں رکھا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کی شکل ہی سے لگ رہا تھا کہ وہ خاموش طبع بندہ ہے۔ اس کی تمام تر توجہ سڑک پر تھی۔ جسپال کو بھی یہ احساس تھا کہ صرف شہر ہی سے نکلنا مشکل ہوگا، پھر آگے انہیں آسانی ہوگی۔ سڑک پر اتنا رش نہیں تھا۔ جیسے جیسے وہ شہر سے باہر جا رہے تھے رش کم ہو رہا تھا اور ان کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ اچانک ڈرائیور نے رفتار کم کر دی۔ کچھ ہی فاصلے پر ناکا لگا ہوا تھا، تبھی ڈرائیور نے کہا، صاحب گھبرانا نہیں، میں سنبھال لوں گا۔ اوکے۔ جسپال نے اس سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کیا۔ وہاں پر چند پولیس والے ہی تھے، یوں جیسے معمول کے مطابق ہی ناکا لگا ہو۔ ڈرائیور نے ان کے قریب جا کر گاڑی روک دی، تبھی ایک پولیس والا آگے بڑھا اور ٹیکسی کے اندر جھانکتے ہوئے بولا، کدھر سے آ رہے ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ ایئرپورٹ سے ترن تارن جا رہے ہیں صاحب جی، ڈرائیور نے معمول کے مطابق کہا۔ مطلب فوراً کی سواریاں نا، اس نے معنی خیز انداز میں کہا تو ڈرائیور جلدی سے باہر نکل گیا۔ وہ سپاہی بھی اس کی جانب چلا گیا۔ ٹیکسی کے پیچھے چند لمحے کھڑے رہنے کے بعد وہ واپس آیا۔ ٹیکسی ویسے ہی سٹارٹ تھی، اس نے گیئر لگایا اور چل دیا۔ یہ ہے جی ہماری پولیس کا حال، چند نوٹ میں چاہے جو مرضی کر لو۔ ادھر میڈیا پر آگ لگی ہوئی ہے اور ان کا سکون دیکھو، ڈرائیور نے اپنے طور پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، پر جسپال نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اس وقت سورج نکل رہا تھا جب وہ نکودر شہر میں داخل ہوئے۔ جسپال کے ذہن میں تھوڑا بہت ایڈوکیٹ گل کے گھر کا آئیڈیا تھا، لیکن ہرپریت اس بارے میں جانتی تھی۔ پھر ایک جگہ اس نے ڈرائیور سے کہا، ہمیں یہیں اتار دو۔ ڈرائیور نے اتنا ہی سنا اور سڑک کے کنارے گاڑی لگا دی۔ جسپال نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چند بڑے نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اسے کرایہ۔ نہیں صاحب، مجھے سب کچھ مل گیا ہے، آپ جائیں، اس نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، مل گیا ہوگا، لیکن یہ تمہارا ناشتہ ہے جو ابھی میں نے تمہیں کروانا تھا، جسپال نے نوٹ اس کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور گاڑی سے اتر گیا۔ ہرپریت پہلے ہی اتر چکی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور چلا گیا تو ہرپریت نے ایڈوکیٹ گل کا نمبر ملایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا۔ انکل جی، میں ہرپریت، یہاں نکودر میں۔ جی، آ کر بتاتے ہیں نا؟ ہاں، میرے ساتھ جسپال بھی ہے۔ اوکے، آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں کی لوکیشن بتانے لگی۔ فون بند کر کے اس نے جسپال کو دیکھا جو غیر محسوس انداز میں اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایڈوکیٹ گل کی گاڑی ان کے پاس آن ٹھہری۔ وہ پھر اسی ترتیب سے بیٹھ گئے۔ تبھی گیئر لگاتے ہوئے گل نے پوچھا، اچانک؟ امرتسر سے آ رہے ہیں، ہرپریت بولی۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ روندر سنگھ کے پتر ہردیپ کو قتل کر کے، وہ دھیرے سے بولی۔ اوہ، تو وہ تم لوگ تھے، اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کل شام سے اپنے قانونی مشوروں کے لیے، وہ آپ ہمیں بتا دیں۔ جسپال نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے سمجھ گیا۔ مجھے تم پر قاتلانہ حملے اور پولیس کے رویے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔
मैंने अपने तौर पर तैयारी कर ली थी और कुछ मालूमात भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। गिल ने सोचते हुए बताया, ये जो नया पुलिस ऑफिसर है ना, ये एसीपी रणवीर सिंह, ये पुलिस की स्पेशल ब्रांच से यहाँ तैनात हुआ है। अभी सर्विस को 2 या 3 साल हुए हैं, मगर डिपार्टमेंट में मासूम सांप के नाम से मशहूर हो चुका है। ये हम जानते हैं कि वो अंदर से कितना जालिम है। खैर, उसे यहाँ इसलिए लगाया गया है कि कमीशन के 2 बंदे गायब हो गए, उनके कातिलों का कोई सुराग नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि जिसके लिए कमीशन बना था, उन बंदों तक का पता नहीं चला। फिर तो अब तक वो हमारे घर पहुंच चुका होगा। हरप्रीत ने तशवीश से कहा और अनुजीत के नंबर मिलाने लगी। नहीं, अभी वहां नहीं पहुंचा। मेरी अनुजीत से बात हो गई है। जब तुम्हारा फोन आया था, गिल ने तेजी से कहा, तब तक हरप्रीत का राब्ता हो चुका था। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। हाँ बोल हरप्रीत, हम अंकल गिल के साथ हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं वहाँ? कोई नहीं। बहरहाल तुम लोग मेरे आने तक उधर ही रहना, इकट्ठे ही तहसील चलेंगे, अनुजीत ने कहा और फोन बंद कर दिया। इस पर हरप्रीत कदरे परेशान हो गई। उसने अचानक फोन बंद कर दिया था। जिसका इजहार उसने किया तो गिल बोला, ओए पुत्र, वाहे गुरु मेहर करेगा, तुम दिल छोटा मत करो। उसका लहजा, वो बोली, ओ मैं पता कर लेता हूँ, बस घर जाने की देर है, सुकून से पूछता हूँ, गिल ने कहा और गली में गाड़ी मोड़ दी। उसका घर उसी गली में था। घर पहुंचे तो नाश्ता तैयार था। मिसेस गिल ने मेज सजाया हुआ था। वो फ्रेश होकर आए तो नाश्ते की मेज पर वो तीनों थे। गिल ने अपनी मूंछों को ताव दिया और बड़े नरम लहजे में बोला, सब सुकून सुख और शांति है, फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पता कर लिया है। कुछ नहीं, बस वहाँ हाजिरी डालनी है, इधर उधर फिरना है, एक तो ऑफिसर से मिल लेंगे और बस। गिल ने पुरसकून लहजे में कहा और नाश्ते की तरफ इशारा किया। नाश्ते के दौरान वो बातें करते रहे। गिल ने उन्हें वो सब समझा दिया जो वो अनुजीत से तय कर चुका था, ताकि सभी का बयान एक जैसा रहे। वो नाश्ता कर चुके तो गिल ने कहा, अब 2 ढाई घंटे आराम कर लो, तब तक अनुजीत भी आ जाएगा। ओके अंकल, हरप्रीत ने कहा तो जसपाल भी उठ गया। उन दोनों के लिए एक ही कमरा था जो गेस्ट हाउस किस्म का था, अलग थलग और पुरसकून। हरप्रीत ने अनुजीत को एसएमएस कर दिया था कि आते हुए उनके कपड़े ले आए। इतनी देर में जसपाल ने जॉगर उतार कर फेंके और बेड पर लेट गया। हरप्रीत उसके साथ दूसरी जानिब लेट गई। तब जसपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यार हरप्रीत, कहीं तुम मेरे साथ आकर पछता तो नहीं रही हो? ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? वो काफी हद तक गुस्से में बोली। यही इतनी भाग दौड़, ये कत्ल और खून गारत, उसने खोए हुए लहजे में कहा। अभी तो ये कुछ भी नहीं है जस्सी जी, अभी तो शुरुआत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा तो जसपाल ने एकदम मौजू बदल दिया। ये तुम्हारा मुझे जस्सी कहना बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं भी तुम्हें प्रीतो, प्रीति या प्रीते, उसने बात काटते हुए एकदम से कहकहा लगाते हुए कहा। तो वो संजीदगी से बोला, बुरा मान गई हो? नहीं नहीं जस्सी जी नहीं, तुम जो कहो, वो हंसते हुए बोली। तो फिर ठीक है प्रीति। ये कहते हुए उसके लहजे में प्यार भरा खलूस महक उठा था, जिससे हरप्रीत उसकी तरफ देखती रह गई। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। फिर जसपाल ने उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, सो जाओ, तुम काफी थक चुकी होगी। तुम्हें नींद आ जाएगी क्या? हरप्रीत ने धीरे से पूछा। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है और तुम तो फूलों जैसी हो, जसपाल ने खुमार आलूद लहजे में कहा तो वो करवट लेकर दूसरी जानिब देखने लगी। जसपाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। ना जाने कितना वक्त गुजर गया था, वो नींद में डूब गया। उनकी आंख फोन की आवाज पर खुली। वो अनुजीत का फोन था। वो आ चुका था और गिल एडवोकेट के पास ड्राइंग रूम में था। हरप्रीत उसके पास जाकर कपड़े ले आई और फिर तैयार होकर उनके पास ड्राइंग रूम में आ गई। जसपाल उससे पहले उनके पास था। कुछ देर तफसीली बातों के बाद वो तहसील चल पड़े, जहां वो दोपहर तक रहे। फिर वो वहीं से वो ऊगी पिंड की तरफ चल पड़े। दोपहर हो चुकी थी जब वो अपने घर पहुंचे। वहां अच्छी खासी सिक्योरिटी थी। ऐलान हो रहा था कि इसी गांव में आकर रविंदर सिंह के बेटे हरदीप सिंह की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। जाहिर है इस पर बहुत वीआईपी लोग आने वाले थे। पुलिस की भारी नफरी इधर उधर फिर रही थी, ताहम किसी ने उन्हें नहीं रोका था और वो सुकून से घर पहुंच गए। उनके आने के बारे में कुलजीत कौर को पहले ही से खबर थी, इसलिए उनके आते ही खाने की मेज सज गई।
फिर खा पी कर जब वो सुकून से बैठे तो कुलजीत कौर को उन्होंने पूरी रुदात सुनाई। अनुजीत और वो चुपचाप सुनते रहे। जब वो सारी बात सुन चुकी तो बोली, थाने से एक बंदा 2 बार जसपाल के बारे में पूछने आया था और मैंने दोनों बार नकोदर के बारे में बताया है। उसने बताया नहीं कि वो किस मकसद के लिए पूछ रहा है। अनुजीत ने तेजी से पूछा। मैंने खुद नहीं पूछा उससे, यहीं से कहलवा दिया, मैं सामने ही नहीं गई। उन्हें शक है तो वो जसपाल का पूछ रहे हैं। कुलजीत कौर ने कहा। तो जसपाल ने अनुजीत से पूछा। होता रहे यार। अनुजीत यार, वो रविंदर सिंह उधर गांव में तो आ रहा है और किसी हंगामे के बगैर चला जाए ये कैसे मुमकिन है। उसे कुछ ना कुछ तो एहसास होना चाहिए। वो हो जाएगा, तुम बस आराम करो। मैं नहीं चाहता कि सिक्योरिटी के नाम पर तुझे पकड़ लें। उनका कोई पता नहीं है, अभी 2 दिन पहले उनसे तू मैं हुई है। ये कहकर उसने कुलजीत कौर की तरफ देखकर कहा, बेबे, ये इस घर की चार दीवारी के बाहर ना जाए। इस वक्त 10-10 किलोमीटर तक सिक्योरिटी फैली हुई है। ये वक्त किसी भी किस्म के रिस्क लेने का नहीं है। समझा दो इसे। ओ भाई जी, समझ गया मैं, अब तकरीर ना करो, मैं नींद पूरी करूंगा। उसने हंसते हुए कहा और उठ गया। ठीक है जाओ, उसने कहा तो हरप्रीत अपने कमरे की तरफ चली गई। जसपाल ने अपने कमरे में जाकर साइड टेबल से लैपटॉप उठाया और बेड पर दराज होकर उसे खोल दिया। जसमिंदर सिंह की कई ईमेल्स आई हुई थी। उसने सभी देख लीं, सब में मालूमात थी। उसे गांव में बैठे मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो उसे यहाँ की खबरें भेज रहा था। उसने मेल का जवाब दिया और जसमिंदर सिंह के ऑनलाइन होने का इंतजार करने लगा। काफी देर गुजर जाने के बावजूद ऑनलाइन नहीं हुआ तो उसे उकताहट होने लगी। उसने लैपटॉप बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसे अभी नींद नहीं आई। यूं ही इधर उधर की सोचें लेकर सोचता रहा। तकरीबन 2 घंटे यूं ही लेटे रहने के बाद वो लेटे रहने से भी तंग आ गया था। वो लाशऊरी तौर पर उलझन का शिकार था। उसका जी चाह रहा था कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद वो रविंदर सिंह को बताना चाहता था कि मौत उसके सर पर मंडला रही है। वो हंगामा करना चाह रहा था। वो खिड़की में खड़ा था और बाहर की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि उसकी पुश्त पर नरम नरम हाथों ने छुआ। वो धीरे से पलटा तो हरप्रीत खड़ी थी। उसकी आंखों में नरमाहट, प्यार और चमक थी। वो चंद लम्हे उसके चेहरे पर देखती रही, फिर नरम से लहजे में बोली, क्या सोच रहे हो? सच्ची बात तो यही है कि रविंदर सिंह को। उसने कहना चाहा तो वो टोकते हुए बोली, मेरा भी यही ख्याल था कि तुम यही सोच रहे होगे। लेकिन जस्सी, हम भी हैं, वो भी यही हैं। बिलाशुबा वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे। क्या हम उनके जाल में फंस जाएं? नहीं जस्सी, नहीं। मेरे इंस्ट्रक्टर कहा करते थे कि इंतज़ार करो, जब तक कर सकते हो। लेकिन जब वार करो तो फिर इतना भरपूर हो कि दूसरा बच ना सके। तुम्हारा इंस्ट्रक्टर ठीक कहता है प्रीति। उसने एक उंगली से हरप्रीत के लबों को छूते हुए कहा, जिसकी नरमाहट ने उसके जिस्म में गुदगुदाहट फैला दी थी। तभी हरप्रीत की आंखें नीमवा हो गईं। उसने प्यार से अपना सर जसपाल के कंधे से लगा दिया तो वो उसके कंधों को पकड़कर सहलाने लगा। साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपने अंदर की बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रहा है। जब काफी वक्त ऐसे बीत गया तो हरप्रीत उससे अलग होते हुए बोली, चल आ, नीचे लॉन में बैठते हैं, चाय पीते हैं और बड़ी प्यार की बातें करेंगे। चल, उसने एकदम से कहा और फिर वो दोनों कमरे से निकल गए। इस वक्त वो दोनों लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। इस दौरान हरप्रीत ने अपने कॉलेज के किस्से सुनाकर उसके जहन से काफी हद तक रविंदर के ख्यालात को निकाल दिया था। वो दोनों हंस रहे थे कि उनके चौकीदार बंता सिंह ने आकर एक पुलिसमैन के आने की इत्तला दी। क्या ये वही है जो सुबह से 2 बार आ चुका है? हरप्रीत ने पूछा। जी वही है, उसने जवाब दिया। बुलाओ उसे, जसपाल ने कहा तो बंता सिंह वापस पलट गया। तभी उसने हरप्रीत की तरफ देखकर कहा, लगता है इस घर की निगरानी हो रही है। ये कोई नई बात नहीं, अक्सर होता है, हरप्रीत ने कहा तो वो कांधे उचकाकर बोला, चलें देखते हैं। कुछ देर के बाद एक नौजवान सिख पुलिसमैन उनके सामने था। जसपाल ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गया। तो उसने पूछा, चाय पियोगे? नहीं, बस मैं साहब का पैगाम लेकर आया था कि आप उनसे एक दफ़ा मिल लें, वो बोला। खैरियत? जसपाल ने पूछा। पता नहीं, मैं सुबह से 2 बार आपका पूछने आ चुका हूँ, उसने एहसास जिता देने वाले अंदाज में कहा। यार बात सुन, तेरे साहब के पास मेरा फ़ोन नंबर है, अगर ऐसी ही कोई बात थी तो वो मुझे फ़ोन कर लेता। खैर मैं उसे फ़ोन कर लेता हूँ, नंबर बता उसका। जसपाल ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा।
इस वक्त तो साहब मसरूफ होंगे, बड़ी वीआईपी सिक्योरिटी है जी। उसने यूं कहा जैसे कह रहा हो कि उस सिक्योरिटी में कोई बंदा नहीं फड़क सकता। तू नंबर बता, मैं कोशिश करता हूँ, वरना फिर बाद में कर लूंगा। जसपाल ने इसरार करते हुए कहा तो उसने नंबर बता दिया। उसने नंबर मिलाया और कुछ बैलें जाने के बाद फोन रिसीव हो गया। एसीपी रणवीर सिंह चट्ठा बात कर रहे हो? हाँ, आप कौन? मैं जसपाल सिंह। अभी आपका बंदा मेरे पास आया है, कह रहा है कि सुबह से 2 बार आया है, आप मुझे फोन कर लेते। उसने काफी हद तक तंजिया अंदाज में कहा। और आप कहाँ थे? उसने पूछा, लहजे में हतक आमेज गुस्सा था। नकोदर था, कल से अभी दोपहर के बाद आया हूँ। क्या कोई काम था? बंदे तलाश कर लिए आपने क्या? अभी मैं मसरूफ हूँ, कल मिलना, और मुमकिन हुआ तो आज ही बात करूंगा। आपको थाने आना पड़ेगा, उसने गुस्से में कहा। मैं आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार अभी से करने लगा हूँ, उसने फिर तंजिया अंदाज में कहा तो रणवीर बोला, ओके, होती है मुलाकात। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। जसपाल ने फ़ोन जेब में वापस रखते हुए सामने बैठे पुलिसमैन से कहा, तुम्हारे साहब से हो गई है बात, अब तुम जाओ। साहब, आप अगर हमारा ख्याल रखोगे ना तो हम भी यारों के यार हैं, कभी आजमा कर देख लेना, उसने उठते हुए कहा। बस जल्दी से हमारी जीप पर हमला करने वालों के बारे में बता दो, खुश कर दूंगा। जसपाल ने हंसते हुए कहा, वो भी मिल ही जाएंगे। ये कहकर वो चल पड़ा। वो समझ गया कि जो पत्ता उसने फेंका है वो जाया चला गया है। शायद उसने ये गुमान किया था कि वो कोई बात करेगा, मगर जस्सी ऐसा सब कुछ समझता था। वो चला गया तो हरप्रीत ने संजीदगी से पूछा, तो वो मिलना चाहता है? हाँ, और मेरे इस घर तक महदूद रहने के बारे में जानना भी चाहता है। जसपाल ने सोचते हुए कहा, मतलब उसे हम पर शक हो गया है? वो हंसते हुए बोली, तो हम उसका शक रफा कर देंगे जैसे भी हुआ। ये कहकर उसने कहकहा लगाया, फिर एक ही सांस में सामने धरा कप खाली कर दिया। वो कुछ देर अपनी अपनी सोचों में गुम रहे, फिर यूं ही बातों में मसरूफ हो गए जैसे कुछ भी ना हुआ हो। एक तरफ जहां मैं हैरान था कि सोनी यहां आकर अम्मा को ले गई है, वहां मैं हद दर्जा परेशान भी था कि अम्मा उसके साथ क्यों चली गई, मुझसे पूछे बगैर, कोई बात किए बगैर वो क्यों कैसे उसके साथ चली गई। कई ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे। क्या सोनी ने अम्मा से झूठ बोला, उसे कोई धमकी दी, या फिर डरा धमका कर ले गई? सोनी ने ऐसा क्यों किया? यही बात मेरे दिमाग में तीर की तरह खुभ गई थी, क्योंकि ये सब ऐसे मौके पर हुआ था जब मलिक सज्जाद मौत और हयात की कश्मकश में था। जब से सोहनी इत्तफाकिया तौर पर मेरी जिंदगी में आई थी, तब से अनजाने में मलिक सज्जाद के साथ दुश्मनी शुरू हो गई थी। औरत, और वो भी तवाइफ, उसका क्या भरोसा। वो एक तरफ खुद को मजलूम साबित कर रही थी, तो दूसरी जानिब मुमकिन है पैसे और लालच के बाइस मलिक सज्जाद से मिल गई हो, या फिर दोनों ही एक दूसरे के लिए रातिब बन गए हों। मैं समझता हूँ कि कुत्ते का फिर भी भरोसा किया जा सकता है, मगर सांप का नहीं। मेरे दिमाग से सब शय निकल गई थी और सिर्फ मेरी माँ का चेहरा मेरी निगाहों के सामने टिक गया था। मैंने घर वैसे ही खुला रहने दिया और बाइक पर सीधा चौक में अच्छू करियाने वाले की दुकान पर पहुंचा। अगरचा मेरे जहन में यही था कि यहाँ से फोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी बहुत बड़ी कमजोरी दुश्मनों के हाथ में आ सकती थी। लेकिन पता तो फिर भी लग जाना था। मासी मुख्तारा से कहाँ ये बात छुपाई जा सकती थी? आज नहीं तो कल पूरे गांव को पता चल जाना था। मैंने जाते ही रिसीवर उठाया तो अच्छू फौरन बोला, जमाल भाई, फोन कल से खराब है, कोई कॉल नहीं होगी। ठीक कर रहे हैं, मुमकिन है अभी ठीक हो जाए। उसके यूं कहने पर मुझे यूं लगा जैसे मेरी माँ मेरी दस्तरस से दूर हो गई हो। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। मुमकिन है फोन जल्दी ठीक हो जाए और मैं कॉल कर लूं। यहाँ तक कि जोहर का वक्त हो गया, फिर मैंने वहां मजीद ठहरना मुनासिब ना समझा और सीधा दिलबर के घर की तरफ चला गया, जहां अब तक लोगों का रश था। मेरी निगाहें छाके को तलाश कर रही थीं। जब मुझे मालूम हुआ कि वो साथ वाली बैठक में पुलिस वालों के पास बैठा है, मैं उस जानिब चला गया। दरवाज़ा वैसे ही बंद था। मैंने खोला और अंदर देखा। रंधावे के साथ दो पुलिस वाले गांव के बुजुर्ग और चाका बैठे हुए थे। लो जी, जमाला भी आ गया है, एक बुजुर्ग ने कहा तो मैं बोला, मैं अभी हाजिर होता हूँ, 2 मिनट छाके से बात करनी है मैंने। खैरियत तो है ना जमाल? रंधावे ने मेरे चेहरे पर देखते हुए कहा। शायद वो मेरा चेहरा पढ़ चुका था। बताता हूँ, जरा छाके से बात कर लूँ, मैंने कहा। तब तक वो उठकर मेरे पास आ गया। मैं उसे लेकर बैठक से बाहर आ गया। ओए जमाले, बता, खैर तो है?
उसने गली में आकर पूछा, तो मैंने सारी रुदाद उसे सुना दी। फिर कहा, मुमकिन है वो हमें ब्लैकमेल करे। देख जमाले, तू अपने आप पर काबू रख, दिलबर की तदफीन हो जाने दे, तब तक जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, वरना फिर सोनी को तलाश करना कौन सा इतना मुश्किल होगा। अगर अगर उसकी नीयत ठीक ना हुई तो सोनी को तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा तो उसने सोचते हुए कहा, नीयत का पता कैसे चलेगा? उससे राबता होगा या फिर इस सिलसिले में हमसे कोई राबता करेगा? तो फिर क्या करना चाहिए? मैंने जिच होते हुए पूछा। कुछ देर खामोश रहे, दिलबर को दफनाते हैं, कुछ करते हैं। लफज अभी उसके मुंह ही में थे कि गली में 5-6 कारें आ गईं। उनके दरमियान एक हैवी 4 व्हील जीप थी। वो दिलबर के घर से जरा फासले पर रुक गई। मैं ठिठक गया। आने वाले पता नहीं कौन थे, दोस्त थे या दुश्मन। मैं उन्हें गौर से देख रहा था। तभी 4 व्हील जीप से पीरजादा वकास बाहर निकला। उससे पहले कई लोग कारों से निकल आए थे। ये सब इलाके के मुख्तलिफ लोग थे। उसने माहौल पर तायराना निगाह डाली और मुझ पर रुक गई। हम दोनों की निगाहें चार हुईं तो वो सीधा मेरी तरफ बढ़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इन लम्हात में मुझे किस तरह का रद्द अमल का इजहार करना चाहिए। वो बढ़ता ही चला आ रहा था और लाजमी तौर पर उसके साथ आए हुए लोग भी उसके हमरा थे। मैं खड़ा रहा। मुझसे चंद कदम के फासले पर उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने बढ़कर उससे मुसाफा किया तो उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, मुझसे मिलो जमाल, तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। अभी या? मैंने सरगोशी में कहा। हाँ, शाम तक किसी भी वक्त। उसने फिर धीरे से कहा, चलें, मिलते हैं कहीं। ये कहकर मैं उससे अलग हुआ, फिर दूसरे लोगों से मिलने लगा। इतने में रंधावे को इत्तला मिल गई, वो भी आ गया। यूं गली में एक हजूम सा इकट्ठा हो गया। दरियां बिछा दी गईं तो सारे लोग वहीं जमा होकर बैठ गए। मेरे दिमाग में पीरजादे की बात का सुनकर यूं ही हलचल मच गई थी। क्या सोनी का राबता पीरजादे से है? अगर है तो मैं मजीद उससे आगे कुछ न सोच पाया। मेरे अंदर सनसनी बढ़ती चली जा रही थी। जनाजा तैयार होने में थोड़ा सा वक्त था। लाशऊरी तौर पर लोगों के जहन में था कि गांव में होने वाली इस फौतगी पर शाहजेब जरूर आएगा। मगर हवेली वालों की तरफ से दूर दूर तक किसी की आमद नहीं हुई थी। लोगों की बातों की हल्की हल्की भिन भिनाहट फैली हुई थी। कुछ वक्त गुजर गया, जनाजा तैयार हो गया और फिर लोग लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। नूर नगर के लोगों के लिए पहली मर्तबा ये देखने में आया था कि कोई बड़ा जमींदार यूं जनाजे के साथ पैदल चलता चला जा रहा है। वरना पहले तो यही होता था कि वो ऐन जनाजा पढ़ने के वक्त पहुंचते या उनका इंतजार किया जाता, या फिर दूसरे तीसरे दिन दुआ के वक्त वो लोग इजहार हमदर्दी के लिए आ मौजूद होते। मैं खुद पर जबर करते हुए चलता जा रहा था। मेरी तमाम तर सोचें सोनी और अपनी माँ की तरफ थीं। यहाँ तक कि कब्रिस्तान आ गया। नमाज जनाजा के बाद लोग दिलबर को दफनाने लग गए, जबकि पीरजादे ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और एक तरफ को चल दिया। मुझे भी तजस्सुस था, लिहाजा उसके साथ चलता हुआ लोगों से मैं काफी दूर आ गया।